हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक। नेक्स्ट लेक्चर पे आ गए हैं हम। थर्ड लेक्चर आपकी एट्थ क्लास का केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर। इसमें हमने अभी टाइप्स ऑफ चेंजेस कर लिए, फिर हमने फिजिकल चेंज कर लिया, अब हम केमिकल चेंज करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, आई हैव टोल्ड यू अगेन, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए, देखिए एंड प्लीज़ ट्राई टू टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोज़। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। केमिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इट इज नोन एज अ केमिकल चेंज। मतलब कि कोई ऐसी चीज हुई जहाँ पे कि जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस थे उन्होंने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, की प्रॉपर्टीज चेंज होगी सबसे बड़ी बात, और उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। दैट इज नोन एज अ केमिकल चेंज। जैसे कि हम बहुत सिंपल सा कोई एग्जांपल लें, NaCl को हमने अगर सोडियम, NaCl क्यों लो, आप NaOH लो, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने HCl एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है NaCl, जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, जो हम नमक खाते हैं ना, सोडियम क्लोराइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है। तो हमने देखो इन दो कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडा होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली, वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली, और HCl अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड को कंबाइन करवाया तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया नमक, NaCl प्लस सिंपल न्यूट्रल वाटर। तो ये एक केमिकल चेंज है कि ओरिजिनली जो चीज़ें रिएक्ट हुई थी, अब ये जो दो चीज़ें हैं जो कि रिएक्ट कर रही हैं, इनको हम बोल देते हैं रिएक्टेंट्स, और जो फॉर्म हो रहे हैं उनको प्रोडक्ट्स। तो ये एक केमिकल चेंज है कि दो चीज़ों ने आपस में रिएक्शन किया और एक नई एंटायरली न्यू चीज़ें हमें मिल गई, नए कंपाउंड्स मिल गए। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज, ये भी जैसे आपने अभी फिजिकल के पढ़ी थी, ऐसी केमिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आनी चाहिए विद एग्जांपल्स। वन और मोर न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्म, केमिकल जैसे हमने कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं जब एक केमिकल चेंज होता है। मतलब केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक है कि वही चेंज केमिकल चेंज कहलाएगा जिसमें कुछ एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन वाला सब्सटेंस बनेगा। ओनली दैट चेंज विल बी कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज। ठीक है, ये क्राइटेरिया है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है केमिकल चेंज की। Now, we know that iron gets attracted towards a magnet and sulfur is soluble in carbon disulfide. ये एक हमें नेचुरली पता है कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो सल्फर है S, वो CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने क्या किया, एक मिक्सचर हीट किया आयरन फिलिंग्स का एंड सल्फर पाउडर का एक टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आयरन की कुछ छोटी छोटी स्क्रैपिंग्स ले ली, आयरन फिलिंग्स बोल रहे हैं हम उन्हें, और थोड़ा सा सल्फर पाउडर ले लिया, यही येलो सल्फर पाउडर जो हम यहाँ पे हीट कर रहे थे, और उसको हमने हीट किया। जब हीट किया तो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ डार्क ग्रे सॉलिड। अब आप उसको ठंडा कर लो। ठीक है, ठंडा करने के बाद भी जैसे यहाँ पे हमने इस केस में ठंडा किया था तो सल्फर दोबारा से येलो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया था ना। अब हमने इस जो हमारा डार्क ग्रे सॉलिड था इसको ठंडा किया तो वो दोबारा से येलो सॉलिड कन्वर्ट नहीं, मतलब सल्फर जो था अब वो सल्फर ओरिजिनल फॉर्म में अपनी खत्म हो गया, वो किसके साथ कंबाइन कर गया? वो बन गया है, अब एक नया सब्सटेंस बन गया है, वो आयरन के साथ कंबाइन कर गया है। ठीक है, तो अब जो वो है कि अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आयरन सल्फाइड की, वो सल्फर से डिफरेंट है, आयरन से भी डिफरेंट है। मतलब आयरन अभी क्या हो रहा था कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, अब ये जो नया कंपाउंड बना ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता, मतलब इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। इसका मतलब जो ओरिजिनल जो चीज़ें थी Fe प्लस S, उन दोनों ने अपने जो प्रॉपर्टीज थी वो लूज कर दी। ये हो गया Fe आयरन प्लस सल्फर एंड दे कंबाइन टू फॉर्म FeS, आयरन सल्फाइड बन गया। तो ये जो है नाइदर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट नॉर डिसॉल्व्स इन कार्बन सल्फाइड। मतलब ये दोनों जो ओरिजिनल कंपाउंड्स सॉरी एलिमेंट्स थे आयरन और सल्फर, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर दी क्योंकि एक नया एंटायरली न्यू कंपाउंड बन गया जिसकी कि अपनी एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है। So it indicates that on heating iron and sulfur, new substance is formed. This substance has entirely different properties from iron and sulfur. Thus, heating a mixture of iron and sulfur is a chemical change.
तो इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज अकर्स। जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, अब केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। कैसे? व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। ये तो सबने देखा है कि अगर आयरन को एक्सपोज कर दो पानी में या इवन मॉइस्ट एयर में तो उस पर जंग लग जाती है ना, उस पर ब्राउनिश एक कोटिंग बन जाती है, रस्ट की कोटिंग बन जाती है। तो दिस इज कॉल्ड रस्ट। रस्ट क्या है? इट्स अ न्यू केमिकल दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है जब आयरन जो है वो पानी के साथ, वाटर वेपर के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आयरन से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, क्योंकि आयरन एक सिंपल मेटल है, आयरन ऑक्साइड एक कंपाउंड विच हैज़ गॉट अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो ये एक हो गया। अब एक्टिविटी दे रखी है, मैं अभी एक्टिविटी कराती हूँ, पहले हम प्रॉपर्टीज सारी कर लें। देन इट इज़ परमानेंट एंड जनरली इरिवर्सिबल। ये जो केमिकल चेंज होते हैं नॉर्मली इरिवर्सिबल होते हैं और परमानेंट चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपने वुड बर्न की या पेपर बर्न किया या हम व्हीकल चलाते हैं, हम कोई फ्यूल बर्न कर रहे हैं या आप अपने घर में एलपीजी बर्न कर रहे हैं, तो जो एक बार बर्न हो गए उसके बाद जो उसके रिमेन्स हैं उनको हम कलेक्ट करके दोबारा उस ओरिजिनल चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दे सेइंग व्हेन वी बर्न वुड और पेपर इन एयर CO2 वाटर स्मोक एंड ऐश आर प्रोड्यूस्ड। अब हम इन सबको इकट्ठा कर लें, एयर को देख लें, CO2 ले लें, वाटर वेपर ले लें, स्मोक डाल लें, ऐश डाल लें, सबको एक बैग में मिला के अब हम सोचें कि वुड बन जाएगा, पेपर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगी? नहीं बन सकती है ना। सो दीज प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू ओरिजिनल पेपर और वुड बाय एनी प्रोसेस। Thus it is a permanent and irreversible chemical change। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। देन चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस। जब कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होता है। इट मे बी टेकन इन और इट मे बी गिवन आउट। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है अगर की एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगर उस रिएक्शन में एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट। सो व्हेन वी बर्न वुड इन एयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद CO2 एंड वाटर वेपर। सो देयर इज अ एनर्जी चेंज in a chemical reaction, या energy changes take place during a chemical reaction. Okay, then again some activities are given. Some examples of physical change are given. Photosynthesis, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा. Respiration, digestion of food, preparation of soaps and detergents, burning of paper, formation of curd, rotting of eggs, cooking of food, burning of fuels are some other examples of chemical changes. ये ज़रूर याद कर लीजिएगा examples. Chemical changes are characterized by change in the, अब देखो characteristics क्या क्या हैं. Change in the color of a substance, evolution of gas, formation of precipitate, change in state of substances, and release or absorption of energy in the form of heat, light or sound. ये सारी क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल चेंज की। ठीक है, 9th क्लास में आपको इन सब को ना विद एग्जाम्पल्स इक्वेशन के साथ याद करना पड़ेगा। मतलब कि चेंज इन कलर का लिख दिया, फिर उसकी इक्वेशन, फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर उसकी इक्वेशन, फिर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, उसकी इक्वेशन, ये सब। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कर लीजिए, 9th क्लास में आपको इनको विद इक्वेशंस याद करना पड़ेगा। तो अभी आप इतना याद कर लोगे ना तो आगे जाके दिक्कत नहीं होती। मैं आपको यही कह रही हूँ बार बार कि आप प्लीज़ बी सीरियस अबाउट योर 6th 7th 8th क्लास साइंस, ताकि आप उसको ढंग से पढ़ते हैं तो आपको 9th 10th में कोई दिक्कत नहीं आती, और 9th 10th में दिक्कत नहीं आती तो 11th 12th भी आपकी कंफर्टेबली हो जाती है। ओके, अब हम ये एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है? टू शो दैट द केमिकल कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कभी भी हमने जो चीज़ें ली किसी भी केमिकल चेंज की स्टार्टिंग से पहले, जो रिएक्टेंट्स लिए, व्हेन दे अंडरगो अ केमिकल चेंज तो दे विल एंटायरली चेंज इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, और वो जो नए प्रोडक्ट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल रिएक्टेंट से डिफरेंट होंगी। दिस इज व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्टिविटी। थिंग्स नीडेड, क्या क्या लिया है इन्होंने? कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4 इज कॉपर सल्फेट, वाटर इज H2O, बीकर लिया है डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 लिया, आयरन नेल सिंपल Fe, 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया और एक पीस ऑफ पेपर। नाउ मेथड क्या है? डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट और नीला थोथा इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर। एक बीकर लिया, उसमें करीब थोड़ा सा पानी भर लिया, लगभग आधा बीकर पानी भर लीजिए, और उसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून कॉपर सल्फेट डिजॉल्व करिए। ब्लू कलर का सोल्यूशन, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, बहुत सुंदर सा ब्लू, यही वाला जो ब्लू जिससे मैं ये मार्क कर रही हूँ ना, यही कलर होता है, ब्राइट होता है। तो इसको आपने डिजॉल्व कर लिया तो आपको एक सुंदर सा ब्लू सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें थोड़ी सी ना
H2SO4 की ड्रॉप्स ऐड ऑन कर देंगे ताकि ये कैटलिस्ट का काम करेगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगा. सो यू गेट अ ब्लू कलर्ड एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ठीक है, आपका जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वो एसिडुलेटेड हो गया. नाउ अब क्या करना है आपको कि थोड़ा सा इसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और एक आयरन नेल उसके अंदर डाल दीजिए. आपने सोल्यूशन जो बनाया बीकर में, अब बीकर में उसको रखे रहने दीजिए. एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोल्यूशन लीजिए, वही जो आपने बीकर में बनाया है ओरिजिनल सोल्यूशन, और उसको टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें एक आयरन नेल लोहे की एक कील डाल दीजिए. फिर उसको कवर कर दीजिए पेपर से और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए. ये देखिए, ये आपका क्या है, लैब अपैरेटस हो गया. टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल डाल दी, एसिटिलेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसके अंदर, और हमने उसको ढक के छोड़ दिया. ढक के इसलिए छोड़ दिया कि एक्सटर्नल एयर उसको डिस्टर्ब ना करे. अब आपने क्या देखा कि कुछ टाइम बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होगा. कॉपर सल्फेट और आयरन नेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा कि हमारा जो कॉपर सल्फेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में, और जो आयरन था वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. इसकी इक्वेशन नीचे दे रखी है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ. क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया. आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4. दिस इज अ ग्रीन, पेल ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन. आपको क्लियरली नजर आ जाएगा. ये बहुत सुंदर ब्लू सोल्यूशन आपको नजर आएगा, और आपको कलर चेंज के बाद ये भी नजर आएगा कि ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन गया. और जो नेल थी, आयरन नेल, उसके चारों ओर, उसके हर तरफ उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाएगी, तो वो आपको रेडिश ब्राउन नजर आएगी. तो देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं. द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स एंड चेंजेस टू लाइट ग्रीन. ब्लू जो था वो लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो गया. अ लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ऑन द आयरन नेल. ये दो ऑब्जर्वेशन है आपकी कि सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया और आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन डिपोजिशन हो गया. इसका रीजन आपको पता होना चाहिए. जो आपको क्वेश्चन आएगा ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एग्जाम में आपको पूरी एक्टिविटी लिखने को नहीं आती कि पूरी एक्टिविटी लिखिए, एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये चेंज, पहले तो आप बताइए चेंजेस क्या क्या हुए, फिर आपसे पूछ रहे हैं ये चेंजेस क्यों हुए, कैसे हुआ, राइट एन इक्वेशन टू शो दैट पर्टिकुलर चेंज. इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. तो अब देखें डिस्कशन. दीज चेंजेस अकर बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन नेल. इसमें दो नए सब्सटेंस बने आपके. क्या है देखो, रिएक्शन क्या हुआ, कॉपर सल्फेट reacts with iron to give iron sulfate plus copper. अब इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ. डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है. ये जो सल्फेट रेडिकल कॉपर के साथ अटैच था, ये आयरन के साथ जाके ज्वाइन कर गया, तो आपको क्या मिल गया, आयरन सल्फेट FeSO4. और ये कॉपर जो था ये अकेला रह गया, तो ये क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया अलग से जाके. तो ये आपको कलर चेंज नज़र आ जाएगा. ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, और ये लैब में ना आपकी मैम डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगी. ये बहुत क्लियरली नज़र आता है. मतलब ये वाला टेस्ट ऐसा है जो कि बहुत ऑब्जर्व कर सकते हैं आप उसको. मतलब कई बार ऐसे केमिकल टेस्ट होते हैं जो कि ना हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन ना हमें वो क्लियर रिजल्ट नहीं मिलते, नज़र नहीं आता है उतना क्लियर. ये वाला जो टेस्ट है बिल्कुल क्लियर नज़र आता है. ओके, अब एक और एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि टेक सम मैग्नीशियम इन अ क्रूसिबल विद अ लिड एंड स्टार्ट हीटिंग इट. एक क्रूसिबल लिया, बोन चाइना की, मतलब एक बोन चाइना की कटोरी, क्रूसिबल लैब में जो हम यूज़ करते हैं वो लिया, और उसमें मैग्नीशियम के पीसेस डाले, मैग्नीशियम के रिबन डाली, और उसको हीट करना शुरू किया. और उसका जो ढक्कन है बीच बीच में खोलते रहो ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर बर्निंग की प्रोसेस रुक जाएगी. तो open the lid from time to time to allow the entry of air in the crucible. When magnesium burns completely, it forms new substance, magnesium oxide, by combining with the oxygen present in the air. ये आपका रिएक्शन हो गया. Mg plus O2 gives 2MgO. मैग्नीशियम बर्न्स वेरी ब्रिलियंटली. जो दिवाली में फुलझड़ी जलाते हैं ना, तो वो जो ब्राइट स्पार्क्स होते हैं वो मैग्नीशियम की वजह से होते हैं. तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो उसमें से भी ऐसे वैसे ब्राइट स्पार्क्स आपको नज़र आते हैं. ये भी बड़ी क्लियरली ये रिएक्शन नज़र आता है. अगर आपका टीचर क्रूसिबल में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब वो वे कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी प्रूव कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है. अदरवाइज आप मैग्नीशियम रिबन को आपके टीचर ऐसे भी बर्न करके दिखा सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या एक किसी ग्लास कंटेनर के अंदर, तो बड़ी सुंदर सी ऐसी लाइट्स निकलती हैं. Okay, so the chemical composition and properties of magnesium oxide are different from that of magnesium and oxygen. Yes, obviously, because magnesium oxide is a different chemical compound. और magnesium और oxygen जिनसे मिलके वो बने हैं, जो reactants हैं, they had their own properties. magnesium metal था, oxygen जो एक गैस थी.
Now, thus burning of magnesium ribbon is a chemical change. So yes, we can definitely say कि ये जो reaction हुआ, it is a chemical change. During a physical or chemical change, there is no change in mass of the substance. It is because of the law of conservation of mass. ये चीज़ follow होती है हमेशा, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस एक्सेप्शन है, चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू. मतलब जो मास है वो सेम रहता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो. सिर्फ जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते. क्यों नहीं करते, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, आगे चलते हैं अब चैप्टर में. ओके, नाउ डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दे रखे हैं. आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, देखो ये ध्यान रखना. पैरामीटर्स के बेसिस पे आप डिफरेंसेस लर्न करिए. पैरामीटर्स के बेसिस पे ही आपको डिफरेंसेस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में. फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. पैरामीटर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और जबकि केमिकल चेंज में वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर डेफिनेटली फॉर्म्ड. नेचर ऑफ चेंज कैसा है, टेम्पररी चेंज होता है फिजिकल चेंज, जबकि केमिकल चेंज है वो परमानेंट चेंज है. रिवर्सिबिलिटी, फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, जबकि केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल होता है. नॉट ऑलवेज, जनरली. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं इनकी. तो ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं फिजिकल चेंज में, जबकि केमिकल चेंज में फिजिकल और प्रॉपर्टीज, केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं. एनर्जी चेंज क्या होते हैं फिजिकल केमिकल चेंजेस में. फिजिकल चेंजेस में जनरली नो ओवरऑल चेंज इन द एनर्जी टेक्स प्लेस. जितनी ओरिजिनल थी उतनी एनर्जी रहती है, जबकि केमिकल चेंज में चेंज इन ओवरऑल एनर्जी डज टेक प्लेस. इट इज ईदर अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड. जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, अब आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रखा है, एन एग्जाम्पल ऑफ साइमल्टेनियस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में एग्जामिनर्स का, टीचर्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है कि गिवन एग्जाम्पल जहाँ पे कि आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों नजर आ रहे हैं एक ही सिचुएशन में. तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ अ कैंडल. क्योंकि जब हम एक कैंडल को बर्न करते हैं, उसको लाइट कर रहे हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ें हो रही हैं. देखो, एक तो जब हमने उसको बर्न किया, उसकी विक को लाइट किया, जो उसकी बत्ती होती है उसको विक बोलते हैं, WICK. तो उसको विक को जब हमने लाइट किया तो उसमें से लाइट निकलती है, और ऑब्वियसली क्योंकि बर्न हो रहा है तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, CO2 रिलीज होगी, तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज. वैक्स जो है वो बर्न होता है, फ्यूम्स की फॉर्म में सूट निकलते हैं ना. अगर आप कैंडल है उसके ऊपर अपना कोई बर्तन रखिए, हाथ तो मत रखिएगा, हाथ जल जाएगा. कोई ऐसे सपोज ये कैंडल बर्न करेगी तो बिल्कुल उसके ऊपर मत रखिए, कैंडल बुझ जाएगी क्योंकि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी. उसके साइड में अगर आप ऐसे कोई कुछ चीज़ रखेंगे, कोई बर्तन, तो वो काला हो जाएगा कि सूट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, है ना. ऐसे ही देखो, दिवाली वाले दिन हम दिया जलाते हैं तो उस पर वो ढक के रखते हैं ना, काजल बनाते हैं, पता नहीं आपके घर में होता है कि नहीं होता. तो वो क्या होता है कि वो बर्न करता है तो सूट प्रोड्यूस करता है, कार्बन प्रोड्यूस करता है, एंड वी फील दैट इट इज़ अ वेरी प्योर कार्बन, जिसको कि काजल की फॉर्म में यूज़ करते हैं लोग, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए कि नज़र ना लगे. सो वो हो गया केमिकल चेंज. और जो उस कैंडल का जो सिंपली जो वैक्स बर्न हो रहा है, जो मेल्ट हो रहा है, जो मेल्ट होकर नीचे कलेक्ट होता है, बर्न हो गया वो तो फिजिकल चेंज हो गया. जो मेल्ट होकर नीचे थोड़ा सा वैक्स कलेक्ट होता है ना, उसको आप दोबारा से कैंडल बनाने में यूज़ कर सकते हैं. मतलब वो दोबारा से नॉर्मल वैक्स है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, वो फिजिकल चेंज है. तो ये दो चीज़ें इसमें साइमल्टेनियसली आपको नज़र आएंगी कि when we light a candle, some solid wax melts and changes into liquid. When this liquid wax falls on any surface, it changes into again solid wax. Thus, melting of candle wax is a physical change. The the liquid wax ये तो हो गया. The liquid wax changes into wax vapor, burns to produce CO2 and water vapor. It also produces heat and light. Thus, burning of wax is a chemical change. तो physical change क्या हो गया, melting of candle wax is a physical change and burning of wax is a chemical change. ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट. ठीक है, एग्जाम्पल ये आता ही आता है एग्जाम में, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि बर्निंग क्या है और मेल्टिंग क्या है. आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं
कि एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना कि नेम चूज द केमिकल चेंजेस फ्रॉम द गिवन बिलो, या इनको लेबल करो कि कौन से हैं, कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है। तो वहाँ पे आप ध्यान रखना कि बर्निंग ऑफ वैक्स दे रखा है तो केमिकल चेंज होगा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स दे रखा है तो फिजिकल चेंज होगा, है ना। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, डोंट लूज मार्क्स। ओके, नाउ एक्सरसाइज फॉर रिविजन. First is tick the correct option. The change in which only the physical properties of a substance change and no new substance formed is called. सिर्फ physical properties change हो रही है, कोई नया substance नहीं बन रहा है, तो we call it a physical change. ठीक है, केमिकल नहीं है, परमानेंट नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, फिजिकल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ केमिकल चेंज, कौन सा सही नहीं है. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, वो तो होता है. इट इज अ परमानेंट चेंज, येस. देर इज नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, ये जो है ये गलत है, क्योंकि देर इज अ डेफिनेट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. इट इज जनरली इरिवर्सिबल, ये तो ठीक है. द बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी हमने देखा तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइमल्टेनियस फिजिकल एंड केमिकल चेंज. हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें हमें ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी. ओके, नाउ कैटेगराइज द फॉलोइंग चेंजेस इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको इसमें बताना है कि फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा है. तो कर्लिंग ऑफ मिल्क क्या होगा, मैं पीसी और सीसी लिख दूंगी, पूरा लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना. तो कर्लिंग ऑफ मिल्क क्या है, केमिकल चेंज. फॉर्मेशन ऑफ वेपर क्या है, फिजिकल चेंज. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स क्या है, केमिकल चेंज. रॉटिंग ऑफ एग्स, केमिकल चेंज. डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, physical change. Rusting of iron, chemical change. Sublimation of camphor, physical change. Drying of wet clothes, physical change. And melting of ice is again physical change. तो हमारे ये कितने physical change कितने हो गए, 1 2 3 4 5 फिजिकल चेंज हो गए, और केमिकल चेंजेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 केमिकल चेंज हो गए. ठीक है, 5 केमिकल 5 फिजिकल आप यहाँ पे लिख लीजिएगा. इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. ओके, सो वी फिनिश विद द चैप्टर हियर. सिंपल सा चैप्टर था ना, इजी था, मज़ेदार था. अब आपको ये कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये रिवाइज करने में बहुत आसानी रहती है. जब हम कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू रिवाइज करते हैं ना, बहुत जल्दी चैप्टर रिवाइज हो जाता है. अच्छा, इसके बाद आपकी बस एक्सरसाइज बची. एक्सरसाइज मैं ज़रूर कराती हूँ, क्योंकि डिस्कस करना उसको ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए. ओके, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है. तो इस एक्सरसाइज के बाद आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स हो जाएंगे केमिस्ट्री की, 1 2 3 4. फिर मैं देखती हूँ कि फिफ्थ करना है कि क्या करें. चलिए ठीक है. ओके, टेक केयर, स्टडी वेल, एंजॉय.